everyone and welcome back. I hope you all are doing great. लास्ट वीडियो में हमने सडन ब्लॉटिंग के बारे में बात की थी, जहां पर हमने ब्लॉटिंग के बेसिक्स को डिस्कस किया था। सडन ब्लॉटिंग की प्रोसीजर को और एप्लीकेशंस को डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को 1977 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था, जिनका नाम था जेम्स एल्वाइन, डेविड कैंप एंड जॉर्ज स्टार्क। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो हम डीएनए मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन के लिए कर रहे थे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को हम आरएनए फ्रैगमेंट्स की डिटेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर आरएनए फ्रैगमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम किसी सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, हमें पता है कि सेल्स के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ये जो डीएनए है ये मिलकर बना होता है जीन्स से। ये जीन्स अलग अलग एमआरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मान लेते हैं ये हमारा डीएनए फ्रैगमेंट है जिसके ऊपर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि एमआरएनए फ्रैगमेंट्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि कोई जीन किस एमआरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, कितने अमाउंट में उस एमआरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक से इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के प्रोसीजर की, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का प्रोसीजर सदर्न ब्लॉटिंग के जैसा ही होता है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए हम ट्राइजोल क्लोरोफॉर्म मेथड को यूज कर सकते हैं या फिर सेलुलोज क्रोमैटोग्राफी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के बाद हमें मिल जाएंगे हमारे आरएनए फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हमें मिल गए हमारे आरएनए फ्रैगमेंट्स। अब इन आरएनए फ्रैगमेंट्स को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो एग्रोस जेल है उसके ऊपर ये जो आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये अपने मॉलिक्यूलर वेट, अपने साइज के बेसिस पर सेपरेट हो गए हैं। जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्टर रेट पर मूव करेंगे और हमें यहाँ आगे की तरफ देखने को मिलेंगे, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो स्लोअर रेट पर मूव करेंगे और हमें यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए के केस में हम लोगों ने NaOH और NaCl सॉल्यूशन का यूज किया था डीएनए को डीनेचर करने के लिए। हमारा जो आरएनए है वो ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन यहाँ पर हम एडिशनली फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो जनरली सेकेंडरी फॉर्म में रहता है। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमें आरएनए लीनियर फॉर्म में चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आरएनए को लीनियर फॉर्म में रखने में हेल्प करता है ताकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आरएनए का सेपरेशन जो है वो सही तरीके से हो जाए। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें जेल पर आरएनए बैंड्स जो है वो सेपरेटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। अब हम करते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग करने के लिए हमें सेट करना होता है ब्लॉटिंग एपरेटस। यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एपरेटस आप लोग देख सकते हो, जैसा हमने सदर्न ब्लॉट के केस में देखा था बिल्कुल वैसा ही होता है। हम एक ट्रे में ट्रांसफर बफर ले लेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक वुडन स्लैब जो है उसे प्लेस कर देंगे। वुडन स्लैब के ऊपर हम वॉटमैन पेपर या फिल्टर पेपर रखेंगे जिसके दोनों एंड्स जो है वो बफर में डिप्ड रहेंगे। उसके ऊपर हम रखेंगे अपनी एगरोस जेल जिसके ऊपर हमने अपने आरएनए सैंपल को सेपरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसके ऊपर हम अपनी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन ले लेंगे, जो कि ज्यादातर हम नायलन मेम्ब्रेन यूज करते हैं। उसके ऊपर हम अगेन वॉटमैन पेपर या फिल्टर पेपर रख देंगे। उसके ऊपर हम पेपर टाल्स रख देंगे, बहुत सारे पेपर टाल्स के ऊपर हम एक ग्लास स्लैब रख देंगे ताकि जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ग्लास स्लैब के ऊपर हम वेट रख देंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 kg तक का वेट रखते हैं। वेट हम इसलिए रखते हैं ताकि ये सारे का सारा सेटअप जो है वो नीचे की तरफ पुश हो और जो बफर का मूवमेंट है टू द अपवर्ड डायरेक्शन वो थोड़ा फास्टर रेट पर हो। अब क्या होगा, थ्रू कैपिलरी एक्शन जो बफर है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ये फिल्टर पेपर जिसके दोनों एंड्स बफर में डिप्ड हैं, इसके थ्रू जो बफर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये बफर एग्रोस जेल से ट्रांसफर होगा टू द ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन, ये अपने साथ साथ आरएनए सैंपल्स को भी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद फर्दर जब ये बफर ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमारा जो टाल है वो वेट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। अब ट्रांसफर के बाद हमें अपने सैंपल्स को ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर इमोबिलाइज करना है, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें फिक्स करना है ताकि वो मूव ना हो। इमोबिलाइजेशन हम क्यों करते हैं,
ब्लॉटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हमने सडन ब्लॉटिंग के बारे में बात की थी। सो अगर आप लोगों को बेसिक्स नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर जाकर देख लेना, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो फिक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो हीट ट्रीटमेंट देंगे या फिर हम यूवी रेडिएशन से अपनी जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है उसको ट्रीट करवाएँगे। हीट ट्रीटमेंट जो है, अगर हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में 80 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट ट्रीटमेंट देंगे फॉर 2 आवर्स, और अगर हम नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो हम 1 घंटे के लिए 70 डिग्री सेल्सियस का हीट ट्रीटमेंट देंगे। नायलॉन मेम्ब्रेन के केस में हम यूवी रेडिएशंस भी दे सकते हैं फॉर 5 मिनट्स। सो इस तरीके से हम हमारे आरएनए सैंपल को ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन्स हम यहाँ पर अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, जो कि चार्ज्ड भी हो सकती है, अनचार्ज्ड भी हो सकती है। पॉजिटिवली चार्ज्ड नायलॉन मेम्ब्रेन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में बाइंड करने की, वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम डीबीएम या फिर डीपीटी पेपर भी यूज़ करते हैं। डीबीएम का मतलब है डायएज़ोबेंज़ाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर, और डीपीटी का मतलब है डायएज़ोफिनाइल थायोईथर पेपर। इसके अलावा हम एबीएम पेपर को यूज़ करते हैं, दैट इज़ अमाइनो बेंज़ोक्सी मिथाइल पेपर। इनमें से हम कोई भी मेम्ब्रेन यूज़ करके ब्लॉटिंग कर सकते हैं। अब फिक्सेशन के बाद में हम करवाते हैं प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। अब ये प्रोब क्या होता है? प्रोब बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, यानी कि ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जिसके साथ में हमने एक डिटेक्टर मॉलिक्यूल को अटैच कर दिया है। ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ये जो हमारा टारगेट है, जिसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट आरएनए फ्रैगमेंट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि अगर हमारे टारगेट का सीक्वेंस है GUCCG, तो हमारा जो प्रोब है, उसका सीक्वेंस क्या होगा? CTGGC। तो अब ये जो हमारा प्रोब है, जब इसे हम इस बफर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जहाँ-जहाँ इसे इसका टारगेट मिलेगा, वहाँ-वहाँ जाकर ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, यानी कि अपने टारगेट के साथ में जाकर ये बाइंड हो जाएगा। तो हम प्रोब को डाल देंगे इस बफर सॉल्यूशन में, जिसमें हमने अपनी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को प्लेस किया है, और इसे थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ताकि जो प्रोब है, वो अच्छे तरीके से हाइब्रिडाइज़ हो जाए। इसके बाद हम हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को निकालेंगे और उसे अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, ताकि जो अनबाउंड प्रोब है, जिसने हाइब्रिडाइज़ नहीं किया है, वो निकल जाए। और फिर हम परफॉर्म करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी टू डिटेक्ट द टारगेट सीक्वेंसेस। अब जब हम ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को डिटेक्ट करेंगे इन ऑटो रेडियोग्राम, तो हम देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पर प्रोब ने हाइब्रिडाइजेशन किया था, तो ये जो डिटेक्टर मॉलिक्यूल हमने हमारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ में अटैच किया था, ये डिटेक्टर मॉलिक्यूल वहाँ-वहाँ पर फ्लोरेसेंस शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट सीक्वेंस प्रेज़ेंट है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी टारगेट सीक्वेंस प्रेज़ेंट है। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये जो डिटेक्टर मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरेसेंस शो करेगा, और हमारी एक्स-रे फ़िल्म पर हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है कि हमारा टारगेट सीक्वेंस हमारे सैंपल में प्रेज़ेंट था। अगर फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब जो हमारा टारगेट सीक्वेंस था, जिसे हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे, वो सैंपल में एब्सेंट था। अब अगर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम हमारे आरएनए सैंपल्स को आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम सेल्स। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आरएनए सैंपल को हम रन करेंगे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जहाँ पर हमारा जो सैंपल है, वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेपरेटेड सैंपल है, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन हम नायलॉन मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डीबीएम या फिर डीपीटी मेम्ब्रेन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर सैंपल को ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसे इमोबिलाइज़ करेंगे, ताकि वो मूव ना करे। उसके बाद हम करवाएँगे प्रोब का हाइब्रिडाइज़ेशन, जहाँ-जहाँ पर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट होगा, वहाँ-वहाँ पर जाकर प्रोब हाइब्रिडाइज़ कर जाएगा। उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राम में अपने सैंपल को डिटेक्ट करेंगे। जहाँ-जहाँ पर हाइब्रिडाइज़ेशन हुई होगी, वहाँ-वहाँ पर हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, और हम समझ जाएँगे कि हमारा जो टारगेट है, वो सैंपल में प्रेज़ेंट है। अगर फ्लोरेसेंस नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब हमारा टारगेट सैंपल में प्रेज़ेंट नहीं था। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। इस टेक्नीक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर एमआरएनए फ्रैगमेंट को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं हमारे सेल के अंदर, तो उस केस में हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्नीक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर जीन है, और हम चेक करना चाहते हैं कि ये जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ये किस एमआरएनए फ्रैगमेंट को
सिंथेसाइज कर रहा है और कितने अमाउंट में सिंथेसाइज कर रहा है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ड्रग की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, उसके जो सेल्स हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन, मान लेते हैं एक्स प्रोटीन जो है, इसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो हमें पता है कहाँ से होता है, एमआरएनए से होता है। तो हमने कोई ड्रग बनाया जो कि इस प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकता है और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा इस सेल के ऊपर। तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि ये इस ड्रग को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसका सिंथेसिस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू दिस ड्रग, ये हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। कैंसर के लिए जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो किसी ड्रग के रिस्पॉन्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए भी हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ कर सकते हैं। So this was all about northern blotting technique, its procedure and applications. In next video, we will discuss about western blotting. I hope this video was helpful for you. To share it with your friends. Stay connected and don't forget to like, share and subscribe.